अब हम जी सबसे पहले तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज Sabshirul Islam and I am lecturer in physics। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था व्हाट इज करंट, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, मैं थोड़ा सा अगर इसमें रिवाइज कर दूँ तो स्टूडेंट्स को मैं एक फाइल दिखाता हूँ जिससे उनको क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट। अब देखिए, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दोनों सही। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक कंडक्टर लगाया, एक कंडक्टर में से फ्लो ऑफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर, ठीक, इलेक्ट्रॉन मूव कर। अच्छा, अब ये बैटरी लगी हुई है। अब हमने ये कहा कि बैटरी क्या करती है, बैटरी का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। अब बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि ये समझे बैटरी में एनर्जी प्रोवाइड कर, बेसिकली बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। अब बैटरी का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना उन इलेक्ट्रॉन्स को जो मूव कर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम बाय द कंडक्टर। यानी कि जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो ईएमएफ है, वो भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और जो कंडक्टर यूज कर रहा है वो भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, बट इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, बिल्कुल। इसकी मैंने लास्ट में मिसाल दी थी, एक सैलरी होती है, एक पॉकेट मनी होती है। सैलरी कमाई जाती है, पॉकेट मनी फ्री में मिलती है, मतलब घर पे मिलती है। इट मीन्स बैटरी का काम है ईएमएफ देना, ईएमएफ जस्ट लाइक अ सैलरी। और अप्लायंसेस का काम है उसको यूज करना, यानी कि पोटेंशियल, उस एनर्जी को यूज करना, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पॉकेट मनी आपकी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, और सैलरी या इनकम जो घर की इनकम है वो हो गई ईएमएफ। ठीक, बराबर। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, Ohm's law and factors on which resistance depend। सबसे पहले तो what is resistance? Resistance is the opposition to the flow of current। देखिए, जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं। ठीक, जैसे जस्ट लाइक आप रोड पे जा रहे हैं और ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक रोड पे चल रहे हैं। अब एक रोड है जिसमें पिट्स बहुत, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ पिट्स, यानी कि बहुत सारे गड्ढे। और दूसरा रोड है बिल्कुल स्मूथ है। तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल स्मूथ रोड होगा उसमें जो है वो ट्रैफिक का फ्लो बहुत तेज होगा, एज कंपेयर टू दूसरा रोड जिसमें गड्ढे बहुत ज़्यादा। इट मीन्स वो जो रोड्स पे अगर गड्ढे हैं तो वो ट्रैफिक के फ्लो को अपोज कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट रेजिस्टेंस में भी कुछ रुकावटें होती हैं। इस हर मैटर में, हर कंडक्टर में कुछ रुकावटें होती हैं जो उस फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करती है। और चार्ज जो है वो उनसे कोलिजन की वजह से वो आसानी से फ्लो नहीं करता। ठीक, अब मैथमेटिकली हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस देखें और उसको करंट से डिवाइड कर दें। जो करंट उसमें से पास हो रहा है उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाए।
एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, यानी कि हमने कहा कि रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट। अब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है आमतौर पर? ठीक, रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें ओम्स लॉ समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है फॉर द सेम फिजिकल कंडीशन द करंट flowing in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across it। क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर का बढ़ाते रहेंगे तो करंट जो है वो बढ़ता रहेगा। बट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सेम फिजिकल कंडीशन? और उसको मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है कि क्या फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए। नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए कंडक्टर। और नो चेंज इन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी कोई तब्दीली नहीं, यानी कि डायमेंशंस में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और थर्ड वन है शुड बी अ मेटालिक कंडक्टर, यानी कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। सही है, ठीक है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ओम्स लॉ कब यानी कि पूरा उतरेगा जब हम ये कहेंगे कि फिजिकल कंडीशन सेम। अब फिजिकल कंडीशंस कहाँ सेम नहीं होती? मिसाल के तौर पे एक बल्ब है, बल्ब का क्या काम है? बल्ब में से जब जो टंगस्टन फिलामेंट का बल्ब होता था पीले कलर का, अब आजकल तो यूज उसका बहुत कम हो गया है, लेकिन जब उसमें से करंट गुजरता था तो उसका टेम्परेचर क्या होता था? बढ़ता था। तो ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर दैट। इसी तरीके से थर्मिस्टर होता है, उसके लिए भी वैलिड नहीं है, जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है टेम्परेचर के लिहाज से। सही है, वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं। ठीक, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर में से भी करंट गुजरता है तो मामूली सा टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन उसको हम फिर भी इग्नोर कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? जब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, देन there must be a constant. That constant is called resistance. That is why we can say V is equals to IR, where V is the potential difference, I is the current, and R is the resistance। ठीक, अब मैं ओम्स लॉ को ऐसे भी हम देख सकते हैं। ये ओम्स लॉ यानी कि अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस सेम है, एक कंडक्टर है, चलें इसको थोड़ा सा और कम। ओके, अब हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट जो भी है 400 ओम हमने कांस्टेंट कर दिया। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक, ओम को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा के साइन से। अब हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, करंट क्या हो रहा है, और वोल्टेज अगर हम कम करते जा रहे हैं, देखिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ बैटरीज को बढ़ा रहे हैं। ये वोल्टेज हमने कम कर दिया तो करंट कम हो गया, और ये वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट बढ़ गया। इसका मतलब है कि जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन यहाँ पे हमने कहा फॉर द सेम फिजिकल कंडीशन, इट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस
is directly proportional to voltage, यानी कि current is directly proportional to potential difference, और resistance should be constant for ohms law. और अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि अगर हम x एक्सिस पे वोल्टेज दें, y एक्सिस पे करंट दें, तो ये ओमिक कंडक्टर यानी कि जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। यानी कि वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी लीनियरली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि ये जो है ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, दैट इट इज ये कंडक्टर ओबे कर रहा है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर, जैसे मैंने मिसाल दी टंगस्टन फिलामेंट बल्ब जो था, तो उसमें रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट शुरू में तो बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा, लेकिन बाद में क्या होगा कि ग्राफ लीनियर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये कंडक्टर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए मैं आपको एक और देखिए, रेजिस्टेंस हमने कहा ये एक मेटालिक कंडक्टर है, और ये वो समझे रुकावटें हैं, जैसे मैंने रोड्स की मिसाल दी थी कि रोड पे गड़े, ठीक, और ये जाहिर सी बात है ट्रैफिक के फ्लो में रुकावटें। अब ये डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा। अब अगर हम वैसे देखें नॉर्मल लाइफ में, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। सही है, एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कॉपर के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि कॉपर में ये रुकावटें कम होंगी, देखिए जीरो तो किसी में भी नहीं होती, जीरो सिर्फ सुपर कंडक्टर में होती है, और वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि ये सपोज कॉपर है, तो ये क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ये और ऊपर जाएंगे, जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और जैसे टंगस्टन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे ये रुकावटें बढ़ती जाएंगी, मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इट मीन्स, तो ये जो हर मटेरियल की वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय रॉ। सही है। सेकेंड फैक्टर जो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, वो लेंथ पे डिपेंड। ऑब्वियसली देखें, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और लेंथ कम करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरह थर्ड फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि भाई, अब अगर मैं रोड की मिसाल दूं कि रोड अगर वाइड है तो ट्रैफिक का फ्लो आसानी से होगा, तो इट मीन्स इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक। सही है। तो ये तीन फैक्टर्स रेजिस्टेंस के हैं, और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज पे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज करती है, इसकी वजह से रुकावटें बढ़ जाती हैं, ठीक। तो अब हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो भी आपने समझ लिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी हमने समझ लिया। एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, वो जो मैंने रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताई थी, और इस लिहाज से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है रॉ एल अपॉन ए। थैंक यू।